रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। आज रविवार का दिन और समय है डिसेबिलिटी के टॉपिक पर बात करने। बहुत देर से हम लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि हमें फुल टाइम सीसीपी कब मिलेगा। एक लंबा अरसा हो गया है हमारे पास नेशनल ट्रस्ट के चेयरपर्सन नहीं है, आरसीआई में पोस्ट वैकेंट है और हाल ही में खबर आई एनआईपी देहरादून के जो डायरेक्टर है रिजाइन कर। गवर्नमेंट की ओर से भी एक खबर आई कि उन्होंने जो हमारे इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट, उनके डायरेक्टर के पद भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर। कम्युनिटी के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं जब फुल टाइम जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती है लंबे समय तक वैकेंट रहती। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से भी बहुत ज्यादा इसको लेके कोई हमें मूवमेंट या आवाज नहीं सुनी, ना सोशल मीडिया पर भी कोई आवाज नहीं सुनी है। जहाँ तो बहुत सारे एक्टिविस्ट अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट करना चाहते हैं, जब पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इसके अलावा कोई और क्रूशल इश्यूज हो जिन पर वो काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम्युनिटी के प्रोस्पेक्टिव से ये शुभ संकेत नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारी जो मेन पोस्टें हैं वो एक लंबे अरसे से वैकेंट है, वो कब भरी जाएंगी, इसको लेके आज हम शो कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। धारियाल सर हैं, फॉर्मर डिसेबिलिटी कमिश्नर दिल्ली, डिप्टी सीसीपीटी भी रह चुके हैं और तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। नैब दिल्ली के प्रेसिडेंट है, केप के साथ एसोसिएटेड हैं, सीबीएम के साथ एसोसिएटेड हैं। सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में बुलाने के लिए। और हमारे साथ अमरजीत सर हैं जलंधर से, जानन एसोसिएशन फॉर एमआर चिल्ड्रन, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, पंजाब की स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में भी है और पंजाब में काफी एक्टिवली डिसेबिलिटी राइट्स के लिए फाइट करते हैं। अमरजीत सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। धारियाल सर, सबसे पहले आपके ओपनिंग कमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जो आपने अपने मैं कहूँगा फैक्चुअल पोजीशन वो दिया है। हमारे पास 3 अपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हमारे 1995 का जो एक्ट था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, उसमें भी थी, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में भी हैं और उनके बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको अपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे, सभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएचएफडीसी है या हमारे और जो भी संस्थाएं हैं। जो चीफ कमिश्नर को मैं बहुत महत्व इसलिए भी देता हूं कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए एक कोर्ट का जैसा काम करता है और एक ओम्बुड्समैन का काम, चाहे वो हो सकता है कोई काम कोई मिनिस्ट्री न कर रही हो, अपनी ही मिनिस्ट्री न कर रही हो या और मिनिस्ट्रीज न कर रही हूँ, स्टेट्स में काम करने कर रहा हो, इन्होंने पूरी पॉलिसीज को रिव्यू करना होता है, वो रिकमेंडेशन करनी होती है, कंप्लेंट्स देखनी चाहिए। जनरली लोग सोचते हैं केवल कंप्लेंट्स हैं, नो। चीफ कमिश्नर के अगर आप फंक्शंस को देखेंगे वो इतने इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे काम है, इंटरनेशनल ट्रीटीज को उन्हें रिव्यू करना चाहिए। तो ये और ऐसे आरसीआई हो गया और नेशनल ट्रस्ट हो गया, अगर अपेक्स बॉडीज में ही हेड नहीं होंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो आपका टॉपिक है क्या कारण है, कारण तो मैं नहीं कह सकता क्या कारण होंगे, लेकिन कोई कंस्ट्रेंट मुझे लगता नहीं कि आपकी कोई ऐसी कंस्ट्रेंट हो गवर्नमेंट की कि वो अपॉइंट न कर सके। नथिंग। व्हाई कांट वी, देयर हैज टू बी, वी हैव टू टेक दिस ऑन प्रायोरिटी। वो नहीं है तो मैं कंप्लेंट जो अगर एडिशनल चार्ज किसके पास होता है इनका, तो वो उस अफसर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सेक्रेटरी को अगर चीफ कमिश्नर का चार्ज देते हैं या स्टेट में आप स्टेट कमिश्नर को भी कोई एडिशनल चार्ज होता है किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का या जो भी अफसर हो,
इट इज सो डिफिकल्ट, इट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वही बिल्कुल सर, डिपार्टमेंट इसके ऊपर मैं डिटेल्ड अगला क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड ही है, तो अमरजीत सर से मैं ओपनिंग कमेंट्स लेता हूँ। फिर ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने उठाया और इसको हम लिसनर्स को ब्रीकी से समझना चाहते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। मैं आपके पास अभी आऊंगा। अमरजीत सर, आपके ओपनिंग कमेंट्स। ये एक दुर्भाग्य कह लूंगा या एक हेल्दी साइन नहीं है कि whether it is state government or government of India कि नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन, नेशनल ट्रस्ट के जैसा, आरसीआई के जैसे संस्था के अंदर एक हेड ना होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और एक लंबा समय हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री के अंदर कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, बट मेरे को जहां तक ये लगता है कि जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं या हमारा डिसेबिलिटी का डिपार्टमेंट है या मंत्री महोदय हैं, इन लोगों को इसके ऊपर सीरियसली इस चीज को नहीं ले रहे हैं या इनको अपने मतलब का पॉलिटिकली उसको देखते हुए इनको कोई अपना बंदा नहीं मिल रहा है या उसको जिसको ये पोस्ट दे सके। कॉम्पिटेंट्स तो हमारे इंडिया के अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी है कि एक ढूंढो तो 10 मिल जाते हैं, पर समवेयर देयर इज लैकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स की जो इच्छा शक्ति है, जो गवर्नमेंट का रवैया है, वो होना चाहिए। इवन आई रिमेम्बर मिस्टर जेपी गडकरी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं परिवार के, उन्होंने भी एक पेटिशन डाली थी कि नेशनल ट्रस्ट के अंदर हमारा सीईओ ना होना या एक सीईओ को आईएएस अफसर को सीए लगा देना। इसके ऊपर एक पेटिशन वो डाल चुके हैं और उसका डिसीजन भी मेरा ख्याल आ गया था। इनको मिनिस्ट्री को कहा गया था कि आप एक एफिडेविट फाइल करो। सो समवेयर देयर इज लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जी, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो विल है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है, विल लग नहीं रही। धरियल सर, अब जो आपने क्वेश्चन उठाया वो मेरा अगला प्रश्न था और इस पे मैं विस्तार से आपसे समझना चाहता हूँ लिसनर्स के पर्सपेक्टिव से भी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है, आपके पास फुल टाइम पोस्ट नहीं है लेकिन एडिशनल चार्ज तो है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी पोस्ट जो है वो वेकेंट तो नहीं है, वो एडिशनल चार्ज तो दिया ही हुआ है ना, तो उससे डिफरेंस क्या पड़ता है? तो हमारे लिसनर्स को समझाएं कि कैसे डिफरेंस पड़ता है। डिफरेंस दो तरीके से पड़ता है। एक तो यह है कि चीफ कमिश्नर का जो काम है या आरसीआई के चेयरपर्सन का काम है या नेशनल ट्रस्ट के चेयरपर्सन का काम है या किसी भी स्टेट में स्टेट कमिश्नर का काम है, वो काम अगर आप करते हैं तो इतना ज्यादा है कि आप कितना काम चाहे उतना कर सकते हैं, उतनी आवश्यकता है उस काम को करने की। देयर इज ए नीड टू डू सो मच वर्क, क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी सेक्टर है, सेक्टर इटसेल्फ इज इमर्जिंग, नंबर वन। दूसरा, जो डिसेबिलिटी, जिन लोगों को डिसेबिलिटी है, मोस्टली वो व्यक्ति जो गरीब तबके के हैं, रूरल एरियाज में हैं, डिफिकल्ट टेरेन में रहते हैं और आपके ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, पढ़े लिखे कम हैं, उनके संसाधन बहुत कम हैं। आज ही मैं एक व्यक्ति को इधर से विजन इम्पेयरमेंट ने एम्स में उसका जांच करा करके, स्ट्रोक में जांच करा करके, वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हिली टेरेन है, बहुत मुश्किल है, घर से जाता है तो वो सुबह बैठता है तो दोपहर में उधर पहुंचता है। डॉक्टर ने फिर वही प्रक्रिया उधर करी और सर्टिफिकेट अभी तक उसका बना नहीं, बोला 7 तारीख को आना। 7 तारीख को देखिए क्या हुआ। अब उस व्यक्ति के पास चश्मा बनाने के लिए, मैंने चश्मा बना करके इधर से दिल्ली से दिया है, इधर सब किया है, किराया दिया है, कैसे होगा? ऐसे लोग हैं हमारे पास, अनगिनत लोग हैं। तो उन लोगों को अगर उनकी आवाज नहीं है, अगर आपका चीफ कमिश्नर हो ना हो, उनका कोई अधिकार का हनन हो रहा है, उनको इतनी ताकत नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि वो जाकर के वो कहीं डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, केवल कमिश्नर तो छोड़िए, वहां जाकर के अपनी ग्रीवांस का रिड्रेस करा सके। ऐसी स्थिति में आप चीफ कमिश्नर अपॉइंट करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो कोई ऐसा एजुकेशन भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होता, तो बहुत सारी समस्याएं लोग बच्चे बोलते हैं, इधर कोई कहने वाला नहीं। हम बोलते हैं हमने
यूएनसीआरपीडी को रेटिफाई कर दिया। हमारा जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है पूरे दुनिया में, मैं तो समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एक्ट है। एक्ट तो बहुत अच्छा, इट इज राइट बेस्ड, राइट्स बेस्ड है। तो राइट बेस्ड एक लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आपको स्वयं वो करना, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। एक तो ये समस्या है कि लोगों को, अगर आपके पास चीफ कमिश्नर नहीं होगा, आरसीआई के चीफ नहीं होंगे या अपेक्स बॉडीज में लोग नहीं होंगे, तो लोगों के पास ये सेक्टर ऐसा है कि आपको जाना पड़ेगा। उनका अधिकार नहीं मिल रहा, तो आपने इसीलिए तो इसमें सो मोटो की पावर दे रखी है चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर्स को। वो पता है जब ये बना रहे थे तब ये पता था, ये एक्ट बना रहे तब ये लोगों को ये पता था कि भाई जो विकलांग व्यक्ति हैं वो अपनी हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए बहुत सारे आगे नहीं आ सकते। आप में कुछ लोग 5%, 10% भी होंगे कि नहीं होंगे पढ़े लिखे, वो लोग तो जा पाएंगे, लेकिन अधिकतर जो मेजॉरिटी है 90% परसेंटेज कोई स्टडी न करे, मुझे लगता है कि 70% तो रूरल एरियाज में है। कितने स्लम्स में होंगे, कितने अनपढ़ होंगे, तो उन सबको लगाएंगे 70, 80, 90% होंगे जो लोग अपना अधिकार नहीं ले सकते। तो वी आर एक्चुअली वी हैव एन एक्ट, इतना सुंदर एक्ट है। उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोएक्टिवली उन अथॉरिटीज को, मैंने एक्सपीरियंस किया 13-14 साल तक मैं डिप्टी चीफ कमिश्नर, देन स्टेट कमिश्नर, जब तक आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, आप उनको उनका अधिकार देने के लिए नहीं जाएंगे, अथॉरिटीज को नहीं बोलेंगे, वो बेचारे चुपचाप रहेंगे, सहते जाएंगे, उनका अधिकार मिले नहीं, एक दिन मर जाएंगे। तो एक तो ये कारण है कि आपको ये होना जरूरी है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज है। दूसरा, अगर आप अपॉइंटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन एक अफसर के पास आप 10 या 2 ये इतना बड़ा चार्ज दे देंगे, तो वो कैसे जस्टिस कर पाए? जस्टिस नहीं कर सकता है, उनके हाथ भरे हुए, जितना काम करना चाहिए नहीं कर सकते। यहाँ अपार है, इतना वॉल्यूम काम है, इतना काम करना है। तो अगर फिर मैं एक उसमें मैं आऊंगा, आपको अभी बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम इतना काम। बहुत सारे लोग बोलते हैं चीफ कमिश्नर के पास तो क्या काम होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन करेगा तो तब होगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं। आज ठीक है ना, आपके चीफ कमिश्नर का पोस्ट वैकेंट रखते हैं, किसको उधर डिप्टी चीफ ही नहीं है ना, तो उसको भी डिप्टी चीफ कमिश्नर की 2 पोस्ट हुआ करती थी, और मेरे टेन्योर में बहुत ही कम समय के लिए 2 रहे, अदरवाइज हमेशा एक ही रहता। लोग आना नहीं चाहते, नंबर 1। अब तीसरी बात यह है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज कोई नियम का उल्लंघन, ये एक्ट का उल्लंघन, किसी का ये कोई पर्टिकुलर मेरा बॉस कर रहा है, मेरा ही मंत्रालय कर रहा है, मेरा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वहां पे वो देखो ना, कोई ऐसे केस आ जाता है, ये जो जुडिशरी में जजेज जो होते हैं रिक्यूज करते हैं, हम लोग डीपीसी ये सिलेक्शन कमेटी करते हैं, कोई रिलेटिव वगैरह होता है, कोई अपना होता है, तो उसको हट जाते हैं, उसमें नहीं होते। तो ये 3 चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये मैं जो बोल रहा था कि क्यों ये क्यों जरूरी है फुल टाइम हो, ताकि वो पूरा समय उसमें दे सकें। अगर आप कोई भी व्यक्ति देख ले कि क्या चीफ कमिश्नर के दफ्तर या स्टेट कमिश्नर के दफ्तर इन सब कार्यों को जो फंक्शंस उनके दे रहे, फंक्शंस ऑफ चीफ कमिश्नर दे रखे एक्ट में 75 सेक्शन 75 है, वो कर पा रहे हैं क्या, करते हैं? मेरा आंसर है नहीं, नो, आई हैवंट सीन। पहला है बस वो मोटो, आप कोई ऐसा करे प्रोविजनल लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर एक्सेट्रा, उसको इस एक्ट के तहत है कि नहीं। जितने मेरे देश में लॉ हैं, मेन स्ट्रीम लॉ है, उनको एग्जामिन करना है, ये देखना है कि जो ये हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 का, उसके अनुसार है कि नहीं है, उसके साथ विसंगति तो नहीं है। कितने एक्ट हैं, कितने प्रावधान है जो कि विसंगति है। अभी हार्मोनाइज केवल 2 एक्ट हुए हैं, डिसेबिलिटी, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 को हमने हार्मोनाइज किया है, और एक दूसरा मेंटल हेल्थ एक्ट को किया है। तो इसके अलावा अभी डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एक्ट ही अभी हार्मोनाइज नहीं हुए हैं, और हमने यूएन सीआरपीडी में एक कमिटमेंट कर रखा है कि हम डोमेस्टिक लॉज, तो मेन स्ट्रीम लॉज को भी हमने करना है। ये चीफ कमिश्नर का काम है, इन प्रोसीजर्स को कि भाई ये क्या प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी है, उनको चेंज करना, कैसे उसको एग्जामिन करके तभी तो बता पाए करेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए। देन कंप्लेंट्स, ऑफ कोर्स कंप्लेंट्स हो रहे हैं, पर देन कंप्लेंट्स को 3 महीने के अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना होता है। ये तो लिख दिया हमने, रूल में लिख दिया, सब जगह लेते कर पाते हैं क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। एक खाली एडिशनल चार्ज दे करके कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के लिए संभव नहीं है, स्ट्रेंथन करना होता है उसको। देन रिव्यू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर एक्ट, या कहीं उनको रिव्यू करना है, उनको देखना है आपने डिसेबिलिटी, आज एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन चैरिटी बेसिस।
है ना। तो वो चीज को हमने देखना है, और कौन से ऐसे एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है। स्टडी द, देखो कितना बड़ा काम है, स्टडी द ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। क्या है, क्या कर सकते हैं क्या with this kind of support? No. Undertake and promote research in the field of rights of persons. How many researches have been done by any commissioner or any chief commissioner? हो सकता है. Promote awareness. कितना awareness किया हमने? Monitor implementation of the provision of the act. Monitor utilization of funds. Perform any other function. तो इतने सब फंक्शन है, उनको एक अधिकार दे करके किसी अफसर से नहीं करा सकते. इवन आप चीफ कमिश्नर आपके पास है, अगर उसको सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होगा, सपोर्टिंग ऑफिसर्स नहीं होंगे, इवन चीफ कमिश्नर विल नॉट बी एबल टू. 2 कमिश्नर होने चाहिए, 2 कमिश्नर होने चाहिए, 1 चीफ कमिश्नर होना चाहिए, वो नहीं है. इसी तरह आरसीआई का है, इसी का उनका हर एक का जो फंक्शन है, वी शुड लुक एट, एग्जामिन वेदर जो हम मैंडेट है, ये मैंडेट है, मैंडेटरी काम है, ये काम हम कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई और ही काम कर रहे हैं हम लोग. जो काम हमें करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर पा रहे हैं. जी अमर जी, सर आप ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? ये धारीवाल साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मैं 2016 से आज तक पंजाब में जितनी बारी स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर लगा है वो आईएएस ऑफिसर को लगा देते हैं, और उस स्टेट कमिश्नर के पास 5 मिनिस्ट्रीज के अलग अलग से चार्जेस हैं. वो क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी का या एज ए स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर अपनी निर्वाह कर पाएगा अपनी ईमानदारी और नेक नीति से के साथ? नहीं कर सकता. अब स्टाफ की बात कर रहे थे अभी, तो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर का ओहदा तो दे दिया, पर जहां उसके पास 65-70 लोगों का एक स्टाफ का पूरा एक होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसमें उसके पास 3 लोग हैं, और वो तीनों भी टाइम टू टाइम अपने ट्रांसफर करा के हट जाते हैं, कहते हैं यहाँ तो क्या काम करेंगे हम, स्टाफ तो है ही नहीं. सो दुविधाएं बहुत सारी हैं, और जब तक इसके ऊपर मतलब एडवोकेसी, जैसे आपने दानिश भाई कहा कि सोशल मीडिया और कोर्ट्स का सहारा नहीं लेंगे, मेरे को नहीं लगता है कि आने वाले अगले 3 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बनने का है. सरकारें आई चली गई या दोबारा आ गई, तो उनकी जो उनका कर्तव्य बनते हैं इस सोसाइटी के इस सेक्शन के लिए, डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, वो बहुत लैकिंग है. सर इसी पे आ जाते हैं, एडवोकेसी आपसे ही शुरू करते हैं अमरजीत सर, आप ऑर्गेनाइजेशन से ही आते हैं. हमने देखा कि पहले मूवमेंट होते थे, अभी हाल ही में तो 3 दिसंबर को भी हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला. तो क्या हो क्या रहा है सेक्टर के अंदर? सब लोग साइलेंट है क्या? गवर्नमेंट से सबको अपने अपने प्रपोजल पास करवाने हैं? कारण क्या है कि कोई खुल के बात ही नहीं करना चाहता? और ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि बहुत छोटा सा है कि नहीं हुआ तो भी चलेगा. अगर हम डिसेबिलिटी सेक्टर की बात करें तो ये रीजनेबल डिमांड है और बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है. अब सब अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रपोजल पिच करते हैं. क्या वो डर है छिन जाएंगे? जहाँ क्या डर क्या है कि जहाँ पॉलिटिकली करेक्ट रहना है? क्या कारण क्या है कि एक लंबा अरसा हो गया, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब चुप है? सर जितनी भी नेशनल लेवल की, भले वो बीपीओ हो, ब्लाइंड लो विजन वाले हों, डेफ वाली एसोसिएशन, जितनी नेशनल लेवल की एसोसिएशन हैं, आपने बिल्कुल सही कहा. कोई भी इस साल 3 दिसंबर को कभी जंतर मंतर पे इकट्ठे हो जाते थे, अपनी बात को कह देते थे, मीडिया को अट्रैक्ट करते थे. ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस समय. बिल्कुल हम लोग एकदम साइलेंट हो गए हैं. ऐसा नहीं है कि हर एसोसिएशन, जो जितनी फेडरेशंस हैं, अभी तो हमारे पास कहाँ हम लोग 7 या 9 डिसेबिलिटी को लेकर चलते था, अब तो 21 हो गए. 21 की फेडरेशंस अगर देख ली जाए तो क्या लीडर्स की कमी है?
पर कहीं ना कहीं हर बड़ी संस्था को कुछ डर है या कुछ समवेयर समथिंग इज, मतलब देयर इज समथिंग कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं, जो जिस लेवल तक एडवोकेसी और ये राइट्स की, अब वो यही हाल होगा। 1995 वाला एक्ट को लागू करते करते 2016 आ गया, वो पूरा एक्ट नहीं लागू हो सका। 2016 के बाद अगले 20 साल बाद फिर एक बार ये एक्ट नया कोई आ जाएगा, ये तब तक ये नहीं लागू हो पाएगा, क्योंकि हम लोग के हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां हैं जिस हमको एक टेबल पे बैठ के आपस में विचार। अब हमारे पास लीडर भी नहीं है। जावेद आबदी साहब हुआ करते थे, वो सबको इकट्ठा कर लेते थे। वहां पर ये नहीं देखा जाता था कि ये डेफ कम्युनिटी से आया है, ये ऑर्थोपेडिक फिजिकली उससे आया है, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से आया। सब इकट्ठे करके बैठा के सबसे उनकी राय लेते थे और एक किसी मसौदे पर पहुंचते थे। आज हमारे पास, मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई नेशनल लेवल पे ऐसा कोई लीडर हो जो सबको इकट्ठा करके बैठा के और अपने हकों की बात कर सके। धारियल सर, क्या कारण देख रहे हैं आप? हमारी विद इन द सेक्टर चुप्पी क्यों है? क्या गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग? बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है एक्सेसिबिलिटी पर है या इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंडिंग आती है, या हर कोई सेफ खेलना चाह रहा है? क्या कारण, आपको क्या लग रहा है, क्यों चुप्पी है? आप बता रहे, आई एग्री विद यू, आपके साथ में बिल्कुल सहमत हूँ। वो ये कि जो भी डिसेबिलिटी सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं। हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, और दूसरा एक तो ग्रांट नहीं मिलेगा तो फिर वो बंद ही बहुत ही मुश्किल होता है, इतना कठिन हो जाता है। अच्छा, देन दूसरा ये है कि बहुत सारी जैसे कमेटीज है, कमेटीज में रहने के लिए मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं बिकॉज सरकार में रहा हूँ, अलग अलग मंत्रालय में रहा हूँ और डिप्टी चीफ भी रहा। मुझे अक्सर लोग बोलते थे कि भाई आप इतने साल तक एक ही पोस्ट में बने रहेंगे तो ये क्या है क्या नहीं है। जो भी है, मैं रहा, मुझे आनंद आया, आज भी मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन बात यही है कि वो प्रायोरिटी नहीं है, इट्स नॉट ए वोट बैंक। एंड देन सेकेंडली वो व्यक्ति आते हैं इसमें तो लगता है कि कोई ना कोई उसे चाहता है, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था से, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस सेक्टर से चाहता है। से आप किसी कमेटी में होगे, किसी इसमें होगे, तो वो अगर आप ये सब बात ज़्यादा जो चाहे ज़्यादा बोलेगा उसको साइडलाइन कर देंगे। तो दैट इज़ वन रीज़न फॉर दिस। और एक लीडरशिप की डेफिनेटली कमी है। लीडरशिप की कमी क्यों है? इसीलिए है क्योंकि मैं गवर्नमेंट से सपोर्ट लेता हूँ या ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट लेता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो भाई मुझे मेरी तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकता है, भले ही ना हो, गवर्नमेंट शायद कुछ ना करे। आप अगर एडवोकेसी करें, हमको एक अननोन फियर है, मुझे ऐसा लगता है सेक्टर में। मैं इतना बोल रहा हूँ, मुझे ये चिंता नहीं हो रही कि मैं मेरा नैब को कुछ कर देगा कोई या कुछ, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है ना। गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं, ये फेयर भी नहीं होना चाहिए। वो बोल्ड और ट्रू सिंसियर, एक तो व्यक्ति को सिंसियर होना जरूरी है, ऑनेस्ट होना जरूरी है और हार्ड वर्क करना। तो अगर ये तीन चीजें आप करें और एडवोकेसी इनको लेकर के आप एडवोकेसी करें, ये शुड बी कॉम्पिटेंट नंबर, है ना। उधर जा करके गवर्नमेंट को बोले कि एक कंस्ट्रक्टिव हम तरीके से आगे बढ़ें तो बढ़ सकते हैं, जरूरी है कि आप पत्थर ही मारें। तो मेरे ख्याल से एक लीडरशिप कमी इन द सेक्टर है। कॉम्पिटेंस होगी लेकिन कॉम्पिटेंट लोग, इस रिस्क टेकिंग, दिस ऑल्सो रिस्क। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस जैसा रिस्क होता है वैसे रिस्क इधर भी है। आज मैं ये आपको बोल रहा हूँ, बट मैं एश्योर नहीं कर सकता हूँ कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको कुछ उसका नुकसान नहीं होगा, कुछ हो सकता है। तो वो गट्स होना जरूरी है, कहना जरूरी है। और नंबर 2, गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल से प्रायोरिटी नहीं है। चाहे एजिटेशन, वाई गवर्नमेंट शुड बी वेटिंग फॉर द डिसेबल्ड पीपल टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज, स्टेजेस धरना करें, ये करें, वो करें। और जो पहले करते थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। आप सही बोलते, कोई नहीं है जो भी बोले, सबको अपना उल्लू सीधा करने वाली बात है। और गवर्नमेंट में इतनी जो भी गवर्नमेंट हो उनको ये कि प्रायोरिटी लगी नहीं रही। प्रायोरिटी लगती तो ये कैसे होता। ओनली एक जो दिखने वाली चीजें से मैं एड्स एंड अप्लायंसेस बांट दूं, इससे कोई एम्पावरमेंट नहीं होता है। मेरा एक्ट क्या करता है? मेरा एक्ट बोल रहा है
इतना स्ट्रिक्ट है, इसमें अभी तक ये समझे तो 50% जो कार्यकर्ता है, गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, डिपार्टमेंट है, उनको जेल हो जाता है, क्योंकि एक्ट तो मैंने ऐसे बनाया है, मैंडेटरी है, नहीं करेंगे तो आपको ये जेल हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब कुछ है, फाइन हो जाएगा। किसी को फाइन नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हरियाणा के कमिश्नर ने कुछ किया था, वो भी बहुत सारी इश्यूज है, कैसे हुआ क्या हुआ अभी तो इसलिए दोनों तरफ से एडवोकेसी भी नहीं है। अगर एडवोकेसी नहीं है, क्या एक असहाय व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपना नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने बोला 90, 70, 80, 90% कितने होंगे पता नहीं, कितने परसेंट लोग अपनी डिमांड नहीं कर सकते। अगर उनको आप कोई राइट भी नहीं देंगे तो वो बेचारा आगे आकर नहीं बोल सकते। अभी भी चाह रहे हमने इसमें तो बोलते हमने सर ऑर्गेनाइजेशंस का हाल ये है धरियल सर, एक ऑन रिकॉर्ड अभी पर्पल फेस्ट में सीसीपीडी की फंक्शनिंग पे एक डिस्कशन हुई थी और वहां के डिप्टी सीसीपीडी ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे, और ये डिस्कशन मैंने कवर की है और यूट्यूब पे भी डाली है अपने, कि 2 ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी सेक्टर की हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि, उन्होंने नाम नहीं बताया ऑर्गेनाइजेशंस का, उन्होंने कहा कि ब्लाइंड को लॉयर नहीं बनना चाहिए। आप ये हिपोक्रेसी देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की, कि एक तरफ तो हमारे राइट्स ऑलरेडी जा रहे हैं, एडवोकेसी हो नहीं रही, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही दूसरे सेक्टर की डिसेबिलिटी को कह रहे हैं कि इनके लॉयर नहीं होने चाहिए, कि जो लॉयर की पोस्ट है ब्लाइंड के लिए अबॉलिश करो। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये सेक्टर जा कहाँ रहा है, हो क्या रहा है इस सेक्टर में। ये अमरजीत सर अब ये बताएं कि बिल्कुल ये है जी, तो ये हम एडवोकेसी की बात की कि हमें प्रोएक्टिव एडवोकेसी ग्रुप चाहिए। अगर अभी आप कोई भी सोशल मीडिया खोल लो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साइट खोल लो, वहां पर आपको सबके एडवोकेसी सेल मिले। अगर आप स्टेज पे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में बताएगी तो वो आप 2-2 घंटे तक उनकी तकरीरें सुन सकते हैं कि हमारी एडवोकेसी सेल इतनी वाइब्रेंट है, स्ट्रॉन्ग है, बड़ी बड़ी अवार्ड्स भी मिलते हैं उनको, रिकॉग्निशन भी होती है। लेकिन ये एडवोकेसी सेल हमें धरातल पे काम करते हुए क्यों नहीं दिखते? दानिश भाई, हमको इसके लिए एक चिंतन का एक बड़ा वर्कशॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बोलने से या धारीवाल के सर के बताने से कि हमारा ये मसला हल नहीं होने का है। हमारी जितनी भी डिसेबिलिटीज की नेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं, हम सबको एक बार इकट्ठा होकर इसका ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर। अब हमारे पास ऐसा लीडर नहीं है, मेरे को नजर नहीं आ रहा इस समय कोई लीडर कि जो ये कहे कि मैं आपको सबको बुलाता हूं और आप लोग आइए और इस विषय के ऊपर बात कीजिए। जी, हम सबसे बड़ी इस समय त्रासदी यही है कि आज मतलब मैं तो ये भी कह सकता हूं कि डिसेबिलिटी सेक्टर खेरू बेरू हुआ है, मतलब एवरीवन इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। सर आप देखिए ना, जब दूसरा सेक्टर ये कह रहा है कि बीजेपी जो ब्लाइंड है उनके लॉयर की जो पोस्ट ही अबॉलिश कर दो, मतलब अगर आप सेक्टर में काम कर रहे हो तो यूनिटी तो बड़ी दूर की बात है ना। आप तो यू योरसेल्फ इज डिमीनिंग अ कम्युनिटी। वेरी ट्रू। और देन यू आर कॉलिंग योरसेल्फ अ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट ग्रुप। सो हमको इसके लिए एक टीम बनानी चाहिए, कोर ग्रुप बनाना चाहिए, और वो कोर ग्रुप अब आगे आके काम करे। क्योंकि मैं दोबारा इस बात को वो कर रहा हूं कि जावेद भाई एक ऐसा शख्स था जिसको सभी उसके टिप्स के ऊपर थे। जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितनी भी नेशनल लेवल की फेडरेशंस हैं, सब उसकी टिप्स पे थे और सबसे वो उसके रिलेशन सबके साथ। सही बात है, जावेद साहब भी थे, और भी ऑर्गेनाइजेशन आती थी ग्राउंड पे, एनएफ भी बहुत एक्टिव थी, एआईसीबी भी आती थी, जो नेड है डेफ एसोसिएशन आती थी। सर मैं ये नहीं कह रहा, पर कोई एक बंदा को आगे आके इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर। सर क्या हमारे पास पुनानी साहब हैं, एक अच्छी फिगर है जिसकी हर जगह उसका मान सम्मान और उसकी रिस्पेक्ट है। क्या वो आगे नहीं आ सकते हैं? क्या उनको आना चाहिए? डेफ वाले नारायणन साहब हो गए, या मतलब कई ऐसे लोग हैं अभी हमारे पास जिनको आगे आके इसके ऊपर थोड़ा सा इनको सबको इकट्ठा करके, और इसके ऊपर तभी जाके सरकार से हम कुछ जो हमारी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं,
लोग रिजाइन कर रहे हैं या लोग रिटायर हो गए हैं या उनका टर्म खत्म हो गया, तो उसके बाद हम लोग फिर उसी पुराने ढर्रे के ऊपर आके खड़े हो गए। हम जितना आगे जाते हैं उससे ज्यादा फिर पीछे चले जाते हैं। सो इस विषय के ऊपर फिर एक बार आपको कुछ ऐसे, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप इन ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनसे को भी कहा जाए कि आप लोग आगे आइए। जी हाँ अरियल सर, मैं शुरू से, आपने मुझे पहले भी देखा, मैं प्लेस के माध्यम से भी ये चीजें उठा रहा हूँ और हम लगातार डिस्कोर्स कर रहे हैं। तो दो चीजें अब मैं समझना चाहता हूँ। एक तो एडवोकेसी सेल वाला जो मैंने पूछा, उसमें आप क्या ऐड करेंगे, और दूसरा, अब इसके लिए एडवोकेसी होगी, क्या हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए, क्या मूवमेंट खड़े करने पड़ेगी, आखिर ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी कैसे? मैं ये समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपना राइट लेना है, अधिकार लेने के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अब जो उन्होंने बताया है कि भाई लीडर्स की कमी है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। डीपीओ जो होते हैं, जिसको डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन बोले, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, ओपीडीज बहुत सारे हैं, उनको आगे आना चाहिए। वो है हमारे पास। अब उनको इकट्ठा करने वाली बात है, तो इकट्ठा करने वाली बात, कुछ लोग इनिशिएटिव लें और एक प्रॉपर एडवोकेसी करें, तब होगा। एक तो इस लेवल पे हो गया। दूसरा, कोर्ट में जाने का एक अपना अलग वो एक तरीका है, क्योंकि जुडिशियरी है तो उधर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। उसके देन ये सब चीजें आपको जब तक एक संगठन नहीं बनाएंगे नहीं होगा। आज की डेट में मुझे पता है कि एक BVJF करके विकलांग जन फोरम है, एक UN स्कैप जो है, उसकी बात बहुत पहले की मैं मीटिंग में गया था। उसमें उस जमाने में ये लोग बोलते थे कि भाई आपके कंट्री, हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को एक सवाल था उसमें कि आपके देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे फेडरेशन है और पीपल डिसेबल और पर्सन जो डिसेबल, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस जो बोलते हैं, या जो भी, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फेडरेशन हमारे वहाँ कोई है नहीं है आज के दिन। तो वो फेडरेशन होना एक तो ये है कि कुछ अपनी डिसेबिलिटी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और तो ये एक इनिशिएटिव अगर कोई लें तो वो होगा। अदरवाइज एडवोकेसी इस साइड में तो एडवोकेसी हो नहीं रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो, काम बहुत सारे हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज को आप अच्छी अच्छी जगह पे आज देख रहे हैं। बहुत सारे IAS ऑफिसर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, ब्लाइंड लोग कर रहे हैं, डेफ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अलग अलग इसके। लेकिन एक जितना उनको हमने ये एक्ट के माध्यम से देने की मनसा जताई है, वो लेने के लिए बहुत सारे मल्टी प्रोंग एक्शन करना पड़ेगा। वन इज दैट फेडरेट करना चाहिए, और नंबर 2, फेडरेट करके अपना एडवोकेसी को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो एडवोकेसी में आपको कैसे एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसी मोटिव के साथ आदमी ना आए उसमें। ये मिलना बड़ा, बहुत सारे लोग बोले मिलना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फलेसली काम करना चाहते हैं, इस डिसिप्लिन को करते हैं, कर सकते हैं। एंड देन कोर्ट का भी सहारा लेना चाहिए। और गवर्नमेंट के ऊपर अगर आप बार बार बोलेंगे, याद दिलाना जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट की अपनी हजारों प्रायोरिटीज हैं। सबसे प्रायोरिटी तो आज ये हो गया कि हर उसके लिए हर महीने में, हर साल में, हर महीने में देख लो इलेक्शन की है, वो सब एवरीबॉडी इज बिजी इन दैट, विल बी अवेलेबल टू अस। आप अपॉइंटमेंट लेके देखो, अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं। फेडरेशन मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। उसको एक नेशनल लेवल पे बनाए, स्टेट से चुन के आए, इधर बनाए, जिस तरह से और आपने ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है कि भाई कम से कम आवाज तो उठाओ। हो सकता है कि गवर्नमेंट का ध्यान ही ना हो उधर, आप पता तो लगे। काफी बार ऐसा होता है कि कई बार आप बात करते हो, चीजों का समाधान निकल जाता है, बट आप हो ही चुप। अमरजीत सर, आपके क्लोजिंग कमेंट। मेरी तरफ से यही कहता हूं कि अब टाइम आ गया है कि हमको एक मजबूत
नेशनल लेवल पे एक मजबूत टीम चाहिए और कोर्ट के सहारे के साथ साथ गवर्नमेंट को हिलाने के लिए, गवर्नमेंट से अपने हक लेने के लिए हमको एक कोई ना कोई एक कैंपेन शुरू करना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारे आरसीआई हो गया, नेशनल ट्रस्ट हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, जहां पर हमारे पास इस समय चेयरमैन नहीं है और हेड नहीं है, उनको लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है ये सीटें खाली होने से सीसीपीडी हो गया। हमको इसके लिए एक मुहिम तुरंत स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन में आना है, जरूरी है इस समय। जी सर, आपके क्लोजिंग। दानिश, एक तो ये है कि जो इनिशिएटिव आपने ये लिया है, इसी तरह के जब तक एक अवेयरनेस होना जरूरी है। अवेयरनेस के लिए आप लोग जैसे और चैनल्स भी करें, अनफॉर्चुनेटली उन्हें मैं देखता हूँ, एक अवेयरनेस मीडिया के थ्रू इसकी एडवोकेसी करें और समहाउ कोई एक सभी ऑर्गेनाइजेशंस को चिट्ठी लिखें और देन मिनिस्टर्स से मिलें और क्या क्या चीज़ें नहीं है। और एक ये बोला, ये 3 जो पोस्ट है ये हमारे लिए सबसे अहम है, ये 3 ऑफिस सबसे अहम है, इनका वहाँ होना जरूरी है। तो दूसरा एक क्या है कि जब उसमें कोई व्यक्ति आ जाता है, देन वी हैव टू मेक देम वर्क। आई एम वेरी सॉरी कि भाई आप अपॉइंट तो कर दे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो काम इसमें लिखे हैं ना, ये A to J तक लिखे हैं, वो सब काम करें। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को एडवाइजरी कमेटी में ऐसे लोगों को उसमें रखें जो उसमें कंट्रीब्यूट करें, उनका भी असेसमेंट हो, भाई साल में क्या किया आपने, कोई इवेल्यूएशन होता है, आपने क्या किया, इवेल्यूएशन तो होता नहीं है। एनुअल रिपोर्ट में देखता हूँ कि एनुअल रिपोर्ट जो आप दिखा के ये देख लीजिए, 4 साल पहले की एनुअल रिपोर्ट उठा के देखो, अभी देखो वो बराबर एक ही जैसी मिलेगी, कोई ट्रेंड तो दिखता नहीं मुझे। पिछले साल मेरा ये था, इतना कंप्लेंट आया, ये मैंने काम किया, ये क्या, इस साल इतना किया, ये यहाँ पहुंच गया, ऐसा कोई तुलनात्मक मेरे पास कोई भी आज कोई डेटा नहीं है। डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है, तो ये सब चीज हमें करना पड़ेगा, असंभव नहीं है। शायद गवर्नमेंट को हम बोलेंगे तो गवर्नमेंट कभी ये नहीं बोलेंगे हम नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को जल्दी कराना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए। धन्यवाद, आपने ये किया, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये प्रोग्राम बनाया। तो लिसनर्स, आज हमने बात की क्यों ये पोस्टें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप भी जागरूक हो, इस टॉपिक को समझे, कैंपेन शुरू करें, लीडर्स को आगे आना चाहिए और डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को यूनिटी दिखानी चाहिए। अगर आप यूनिटी नहीं दिखा सकते तो इस तरह के कम से कम बेहुदा प्रपोजल तो पिच ना करें कि आप किसी भी डिसेबिलिटी की ये पोस्ट खाली कर दे जब पोस्ट को अबॉलिश कर दे। थोड़ा सेंसिटाइज कीजिए, अपने राइट्स के लिए लड़िए। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी और करेंगे किसी और टॉपिक पे बात। तब तक ये इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफलाइन। बाय बाय। थैंक यू डियर, नमस्कार। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ